बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गब्बर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप सवाल से आगे। नाज़रीन, आने वाले दिनों में पाकिस्तानियों को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत चाहती है कि वो लॉकडाउन लगा दे, लेकिन सूबे इसकी मुखालफत करते नजर आ रहे हैं। हुकूमत क्या करेगी, क्योंकि तेल की खपत हमारी जो है वो बढ़ती जा रही है। हमारा जो तेल है अभी दो के हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से उसे सिक्योर किया हुआ है, लेकिन चूंकि तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, हुकूमत के लिए मुश्किल होगा। करंट अकाउंट डेफिसिट में चली जाएगी। IMF की जानिब से 15.6 ट्रिलियन का टारगेट है, वो कैसे अचीव करेगी। आइंदा आने वाले दिनों में आपको हुकूमत मुश्किल फैसले लेती हुई नजर आएगी। और हुकूमत आवाम से भी अपील कर रही है कि पेट्रोल की खपत को कम करें। और ये जो हालात हैं ये मामूली हालात नहीं है, और ना ही आने वाले दिनों में लग रहा है कि फौरी तौर पर कोई रिलीफ फराम किया जाएगा। 129 अरब रुपए की पाकिस्तान ने सब्सिडी दी है। क्या ये सब्सिडी दी जानी चाहिए थी या नहीं दी जानी चाहिए थी, इस पर भी बात करेंगे। दूसरा, इमरान खान साहब का केस नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी समाअत हुई। 190 मिलियन पाउंड के केस में सजा मअतली की दरखास्त के पर कहा गया कि ये मेन अपील के साथ सुनी जाएगी। अब मेन अपील तो इसकी सुनवाई होनी है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। क्या मामला फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चला जाएगा? इमरान खान साहब के वकला इतने होपफुल नजर नहीं आते कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से। क्या होगा आइंदा इमरान खान साहब के केस में, इस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अली बुखारी साहब ने, सीनियर वकील है कि हुज़ैफा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसियाँ हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मौज़िज़ मेहमान ग्रामी का। स्टार्टिंग फ्रॉम यू हुज़ैफा साहब, क्या कुछ करेंगे आप? पेट्रोल की खपत जो है वो आगे बढ़नी है। स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से जो सूबे हैं वो मान नहीं रहे। आप क्या समझते हैं कि किस तरह से आप हुकूमत जो है वो आवाम को ये रियलाइज़ कराएगी कि आपने ये खपत कम करनी है? जी, बहुत शुक्रिया कमर ज़ैदी साहब। मैं गुज़ारिश कर दूँ कुछ हक़ाइक़ आपके सामने। गुज़ारिश ये है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान एक तरक्की पज़ीर मुल्क है। हमारी इकॉनमी से आप खुद वाकिफ़ हैं। जो मेरे बरादरम तहरीक इंसाफ से हैं वो भी ज़ाहिर हुकूमत में रहे, उन्हें भी पता है पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल। फिर IMF के प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। उसके अलावा भी अगर प्रोग्राम ना भी होता तो बेसिकली जो मोटी-मोटी बात है, जो एक आम आदमी ने ज़ाहिर है ये प्रोग्राम अगर देखना है तो उसकी समझ के लिए कि पाकिस्तान का बेसिकली इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बिल है, अगर उसमें एक बड़ा फ़र्क आ जाए तो ज़ाहिर है हमारी करेंसी जो है उसमें फिर झोल आना शुरू हो जाता है। यानी ऐसे कि अगर हमने लेट से बाहर से कोई चीज़ मंगवानी है, उसके लिए हम $50 अरब खर्च कर बैठें, और जो चीज़ हमने यहाँ से बाहर भेजनी है $30 अरब हम उसके लिए जो है वो कमाएँ, तो $20 अरब का अगर डिफरेंस आ जाता है तो ज़रा अभी करेंसी का बट्टा बैठ जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा जो आपका इम्पोर्ट बिल है, वो सबसे बड़ा इम्पोर्ट बिल आपका बनता ही पेट्रोलियम मसनूआत का है। तो अगर ज़ाहिर है पेट्रोलियम मसनूआत की खपत तो वही रहनी है, लेकिन चूंकि रेट ऊपर चला गया है, अगर रेट आलमी मार्केट के अंदर 250 से यानी 400 पे चला गया, यानी जो फैक्चुअल रेट की मैं बात कर रहा हूँ, या 450 है, यानी 150-200 रुपए आप एक्स्ट्रा पर लीटर पे आपको बोझ आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका इंपोर्ट बिल डबल हो जाएगा। अगर आपका इंपोर्ट बिल डबल होता है तो लामहला हमारी इकोनॉमी, अगर इंटरनेशनल मार्केट में रेट 120 जो है वो बैरल फी लीटर हो, $120 फी बैरल हो, तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हमारी इकोनॉमी कोलैप्स करने का खतरा लाक हो जाता है। तो ज़ाहिर है ये चीज़ बड़ी अहम है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे चीज़ें सर्कुलेट कर रहे हैं कि अगर आपने हरमस खुला हुआ है, अगर हमारी कोई जो है वो उसमें रुकावट नहीं आ रही, तो वाई पाकिस्तान क्यों कह रहे हैं कि लॉकडाउन वगैरह? अभी लॉकडाउन इसलिए कह रहे हैं ताकि ना हमें खपत का इशू है, ना हमें जो सप्लाई और जो उसकी रसद है ना उसका इशू है। इशू सिर्फ ये है कि अगर हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया पेट्रोलियम मसनूआती कीमतें बढ़ने की वजह से, तो ज़ाहिर है उसका इम्पैक्ट हमारे ज़ाहिर है रुपये पे पड़ेगा, करेंसी हमारी डिवैल्यू हो जाएगी मजीद, और ज़ाहिर है जो हम बैलेंस बरकरार रखे हुए हैं पिछले 4-5 साल में, जो इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश की गई, वो हम रख नहीं पाएंगे। तो इस वजह से फेडरल गवर्नमेंट ने तजवीज़ दी थी, चारों सूबे इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और प्राइम मिनिस्टर भी बैठे हुए थे उस मीटिंग के अंदर। ज़ाहिर है चारों सूबों ने कहा कि नहीं, स्मार्ट लॉकडाउन नहीं होनी चाहिए, और उसी वजह से फिर आपने देखा कि ज़ाहिर है फेडरल गवर्नमेंट इंपोज नहीं कर सकती थी। तो व्हाट्स अल्टरनेटिव डू यू हैव? जाहिर बात है सूबे नहीं माने तो आप किसी अल्टरनेट पे जाएंगे, क्या करेंगे फिर? नहीं सर, अल्टरनेट यही है कि मेरे ख्याल से सूबों को थोड़ा सा देर से ही बावर होगा। अल्टीमेटली आपको लॉकडाउन की तरफ तो जाना पड़ेगा, लेकिन चूंकि हम ये स्टेप जरा जल्दी ले रहे थे कि ताकि जो है इसका जो इम्पैक्ट है वो आपकी इकोनॉमी पे उस तरीके से ना पड़े, लेकिन जाहिर है अल्टीमेटली अगर आपका इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा बढ़ता है तो फिर कोई चारा नहीं होगा, फिर तो बाय हुक एंड क्रुक जो है सूबों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, और आपको लॉकडाउन के अलावा कोई चारा रहेगा नहीं।
ठीक। अली बुखारी साहब, आज 190 मिलियन पाउंड का केस लगा और उस केस की जो समाअत हुई, अब मेन अपील के साथ जो है वो केस सुना जाएगा और मेन अपील तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में सुनी जाएगी। तो कुछ होपफुल हैं आप लोग इस केस की आगे जो सुनवाई होगी उससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए यार, बात यह है 26वीं और 27वीं अमेंडमेंट के बाद तो ये सारे जो आपका जुडिशियल सिस्टम है, जैसे बाकी सारे इंस्टीट्यूशन बेरकमाल हो चुके हैं, इसी तरह एक जो आपका जुडिशियल इंस्टीट्यूशन था वो भी एक सबॉर्डिनेट इंस्टीट्यूशन बन चुका है। सो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और आपने जैसे देखा कि जिस तरह मनमाने तरीके से जो है वो जजेस को लाया गया, और जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिनको बैठाया गया, सीनियर प्यूनी जज के जो पहले मोहसिन अख्तर चैनी साहब थे उनकी जगह पे वो 15वें नंबर पे थे पंजाब हाई कोर्ट के अंदर, वहां से ला के उनको चीफ जस्टिस बनाया गया। अब जब आप 14 बंदे सुपर सीड करके पूरे सूबे का चीफ जस्टिस बनाएंगे तो यार उनसे आपको कोई आखिरत में तो जन्नत तो मिलनी नहीं है। तो आपने तो इसी काम के लिए उनको बैठाया हुआ था, और आपने इस चीज को देख लिया कि हमारी इसके अंदर 8 से ज्यादा रेट ऑफ हेयरिंग्स गुजर चुकी हैं, जिसमें हमेशा जो है अभी तक आर्गूमेंट से स्टार्ट नहीं हुए। और ये 2025 जनवरी में ये अपील्स और सस्पेंशन फाइल हुई थी, और पाकिस्तान की तारीख का वाहिद केस है। इससे पहले भी ऐसा कभी कोई केस नहीं मिला होगा आपको जिसमें किसी खातून को 7 साल पनिशमेंट दी गई हो, और वो पनिशमेंट भी जो है अबैटमेंट के ऊपर दी गई हो, मेन एक्यूज भी ना हो, और उनकी जो है सुनवाई ही ना हो रही हो। उनकी अपील तो छोड़ दें, उनकी सस्पेंशन जो है जिसको बेल कहते हैं, जो कंटिन्यूएशन ऑफ द बेल अंडर सेक्शन 497 सीआरपीसी होती है, और उसके तहत 426 में आफ्टर कन्विक्शन फाइल की जाती है, वो फिक्स ही ना हो रही हो। तो ये पाकिस्तान की तारीख का वायद केस है। जैसे आज 40 साल बाद कहा जाता है ना, जुल्फकार अली भुट्टो का केस जो है वो जुडिशियल मर्डर हुआ था, और यही लोग बैठे हुए जो हुकूमतों में यही कह रहे हैं। तो कुछ अरसे के बाद ये भी पता चलेगा कि ये सारे जो टोपी ड्रामा बनाया गया और ये कॉन्स्टिट्यूशन की रूह में खंजर चलें, घोंपा गया, अब तो इसका हो गया, बेसिक इसका रीजन क्या फैसला था, आ इसका गया, यानी बेसिक मेन वजह क्या अपील थी। के साथ ही सुना जाएगा। जो रिलीफ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरह से देखिए आप मंडे प्रेस को कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि 2 हफ्ते बाद खान साहब जो हैं उनको कुछ ना कुछ रिलीफ मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। व्हाट प्लान डू यू हैव राइट नाउ? देखें, बात यह है कि पहले तो मंडे को भी दोबारा फिक्स हुई है वो, और एक चीज तय हुई है कि जी 2 डेज पर वीक जो है आपको वो डेट ऑफ हेयरिंग होगी और अपील के ऊपर जो है वो सुनवाई होगी। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, हमने एक और भी वहां पर गुजारिश की थी कि जनाब इससे कबल जो है ना वो तोशा खाना 1 केस जो है, तोशा खाना 2 वो केस जो है जनाब वो उससे पहले फाइल हुआ है। वो भी लेसर पनिशमेंट का केस है, वो तो फिक्स ही नहीं हुआ अभी तक। तो उस पे भी चीफ जस्टिस साहब को हमारी गुजारिशात की गई थी, जो उन्होंने अपने ऑर्डर का हिस्सा नहीं बनाया, लेकिन ओपन कोर्ट में था और सारे आप के मीडिया से रिलेटेड लोग सारे बैठे हुए थे। तो ये चीजें तो तारीख का हिस्सा बन रही हैं। अब जो आपने कहा हमारे प्लान का, देखें हम तो पीसफुल लोग हैं, हम कोई जत्था तो है नहीं जो आपके मिलिटेंट्स हों, जैसे गुल्लू भट्ट वगैरह होते थे एक सियासी पार्टी के, और डंडे उठा के पुलिस के आगे जाके तोड़े होते शीशे और चीजें तोड़े होते थे, और बहुत से 14 कत्ल किए गए आपको मॉडल टाउन में, आपको पता है उन सारी चीजों का। तो हम लोग तो हैं पीसफुल लोग और पॉलिटिकल लोग हैं, तो हम तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन रहते हुए कॉन्स्टिट्यूशन की सारी जो हमारी आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19 हमें प्रोविजंस और हमारे जो हक देता है, हम तो उसके अंडर शैडो रहते हुए, उसके ताबे रहते हुए अपने सारे के सारे जो भी हमारे आगे तजावीज़ होंगी और जो प्रैक्टिकली हम करेंगे वो उन्हीं के ताबे रहते हुए करेंगे, ताकि ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, 17 सीटों का मैंने बैठा हुआ है, जिसको लोगों ने रिजेक्ट किया, जिनकी जमानतें जब्त हुई, ठीक। जिसका भाई नवाज शरीफ खुद लाहौर से हारा, डॉक्टर साहबा से मंसरे से हारा, जो खुद हारा, जिसकी भतीजी हारी, इसका बेटा हारा, हारे हुए लोगों को बिठा के और इस कौम के 25 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल के फैसले नाजायज तरीके से कराए जा रहे ठीक। हैं। और ये जो है एक मैं समझता हूँ कर्स है हमारी इस प्रेजेंटली रजीम जो बैठी हुज़ैफा हुई है साहब, वो कह रहे हैं कि इस हम लोगों के तमाम लिए। अपनी जो लाए अमल होगा, तो जो हम तो हमारी अपने ऑप्शन यूज तजवीज़ हैं करेंगे इसके उसके लिए। वो कानून और आइन के मुताबिक करेंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे कि जिससे कोई कानून की वायलेशन हो, लेकिन चूंकि एहतजाज हमारा हक है, हम वो करेंगे। आर्टिकल 19 इजाज़त देता है। डू यू थिंक सो कि हुकूमत के लिए कोई टफ चैलेंज क्रिएट कर पाएगी पीटीआई? देखिए जी, मैं ये कहूँ कि नहीं कर पाएगी तो भी ज़रा ये बात अनलॉजिकल होगी, और अगर मैं कहूँ नहीं बहुत कर लेगी, तो ये भी हमें इनको ज़रा ओवर एस्टिमेट करेंगे। ना अपोज़िशन को आपको ओवर एस्टिमेट करना चाहिए, ना अंडर एस्टिमेट करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर ये सड़कों पर आते हैं, एहतजाज करते हैं या व्हाट्सएवर, उससे ज़ाहिर है एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है। आपके अखबार में खबरें छपेंगी, टीवी चैनल्स पर आएगा, सोशल मीडिया भी है। तो लामहला आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो लेकिन ये ज़रूर है कि अगर तहरीक इंसाफ के दोस्त ये समझते हैं कि वो सड़कों पर आने से अपने मकासद अचीव कर लेंगे,
बानी तहरीक इंसाफ रिहा हो जाएंगे, इट इज़ इम्पॉसिबल, हुकूमत चली जाएगी, इट इज़ इम्पॉसिबल। और अगर हम ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ कमज़ोर हो गई है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ये भी नामुनासिब चीज़ है। नहीं देखिए तो फिर सियासत में एतदाल वो और कहते हैं बैलेंस कि होता आप है। बता दें फिर क्या करें हम। लेकिन तरीक़ेकार यही होता है माज़ी में, अगर वो आप कह रहे देखें हैं कि ज़रा हमने तो कोर्ट में भी अप्लाई किया हुआ है, हुकूमत से भी अभी भी मुलाकात करवाने के लिए वो आप लोगों के पीछे पड़े हुए हैं कि मुलाकात करवा दें, वो भी नहीं होती है। जी, जी, अब मुझे मुकम्मल करने दें, अगर आपने सवाल अपना मुकम्मल कर लिया। गुज़ारिश ये है कि पहली बात तो कि तहरीक इंसाफ अगर ये समझती है, बानी तहरीक इंसाफ की अपीलें जो है वो कोई फ़ेडरल गवर्नमेंट की या मुदाखलत या फ़ेडरल गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस की वज़ह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं लगा रही, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। माज़ी के अंदर 3-3 महीने में अगर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट बानी तहरीक इंसाफ उसमें जो है वो फ़रीक थे और पूरी कोशिश के बाद सज़ाएँ दी गईं। तो मकसद है कि आज अगर आपकी अपील जो है वो 2 साल, सवा 2 साल आपके खिलाफ एक ट्रायल चला और आपको प्रॉपर मौका दिया गया, प्रॉपर अपॉर्च्युनिटी दी गई, उसके बाद आपको सज़ाएँ हो गईं। तो अगर 2, 4, 5 हफ्ते, महीने लेट हो गई अपील, तो ज़ाहिर है कोर्ट्स के ऊपर बड़ा बोझ है। और दूसरा, अगर आप ये कहें कि जी हम कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, बिल्कुल बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन बातचीत का मतलब ये नहीं है कि बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई पे बातचीत करना चाहते हैं। वो ज़ाहिर है खुद मेरे भाई ने कहा कि अपील जो है वो कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल होती है। तो ज़रा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनकी अपील लगे, उसमें ये अपने मेरिट डिस्कस करें और उसके बाद अगर इन्हें अदालतें रिहा कर दें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अदालतें इनकी अपील रिजेक्ट कर देती हैं, तो फिर इन्हें उस पे ट्रस्ट करना चाहिए, उस पे इक्तफा करना चाहिए। अली साहब वो कह रहे हैं कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, आपका और कोर्ट का मामला है, जाके उसे रिजॉल्व करें, हमसे आप क्यों बार बार अपीलें करते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो हम तो कोर्ट में बीच में इंटरवीन नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि अगर आप प्रैक्टिकल स्टेप्स की तरफ आएँ, आप कहते हैं आर्टिकल 19 के तहत हमारा जो राइट है हम उसको एक्सरसाइज करेंगे, हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे। आप एक्सरसाइज करें, ले जाएं आप लोग लाखों की तादाद में अडयाला जेल के बाहर, खुद इन पे प्रेशर बनेगा, आप जो चाह रहे हैं सारी डिमांड्स मान लेंगे। क्यों नहीं लेके जाते हैं सर? अच्छा, वैसे दो चीजें इसमें वन बाय वन एड्रेस करते हैं। पहली बात तो ये है कि ज़ैफर साहब ने बड़े आराम से कह दिया अदालतों से रिलीफ हो। भाई हम तो कहते हैं अदालतों को भी आज़ाद कराएं पहले। जो लोग बैठे हुए हैं हम तो उनकी आज़ादी की भी बात करते हैं कि जो फैसला करने के लिए खुद बेचारे पिंजरे में बैठे हुए हैं, हम उनको भी आज़ाद कराएंगे इंशाल्लाह। टाइम विल कम, डोंट यू वरी। और ये पाकिस्तान में जो आज़ाद अदलिया का कॉन्सेप्ट था ये दोबारा बहाल होगा। दूसरी चीज़ जो उन्होंने कह दी कि बंदे भी जाएंगे, निकलेंगे भी, जब हम कॉल भी देंगे, हम इस पे पूरी वर्किंग कर रहे हैं। फैसला भी हम करेंगे कि हमने अडयाले जाना है, हमने डी चौक जाना है, हमने रायवंड जाना है, हमने मरियम बीबी के घर के बाहर जाना है या कहीं और जाना है। तो ये सारी चीजें हमारी डोमेन में हमने डिसाइड करनी है इसके अंदर। नंबर तीसरी चीज जो ये कहते हैं हुकूमत का कोई लेन देन नहीं, भाई कैसे कह रहे हो ज़ैफर साहब आप? निहायत अदब के साथ गुजारिश है, जो जजेस बैठे हुए हैं, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बैठा है, आपकी हुकूमत लेकर आइए। आपकी हुकूमत ने वोटें दी हैं, ठीक है ना? 16 में से 9 वोटें दी हुई हैं, उसमें आपके एमएनएज बैठे हुए थे, पीपल्स पार्टी के एमएनएज बैठे हुए थे, उन्होंने दी हैं उसके अंदर। और तीसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि हुकूमत का कोई लेन देन नहीं, भाई हमारे खिलाफ प्राइवेट कंप्लेंट तो है ही कोई नहीं, हमारे खिलाफ प्राइवेट कंप्लेनेंट तो है ही कोई नहीं। मुद्दई जो है सारी सरकार है, आप मुद्दई हैं उसके अंदर। आपके हमारे ऊपर जितने पर्चे इंक्लूडिंग मैं आपके सामने बैठा हूं, उसके अंदर जितने भी मुद्दई हैं, हर मुकदमे के अंदर मुद्दई सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एम्प्लॉयज हैं, कोई प्राइवेट कंप्लेनेंट नहीं है भाई उसके अंदर। तो आप तो डायरेक्ट पार्टी हैं ही हैं। यही तो हम कहते हैं कि वो ये कॉन्सेप्ट होता था ना कि अदलिया, जिसे हम कहते थे जज, ज्यूरी एंड द एग्जीक्यूटर, सब कुछ तो आप खुद हैं। मुद्दई भी आप हैं, तफ्तीशी भी आप हैं, और जो है वो काजी भी आप हैं। तो ये तो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस को भी आपने एक तरफ से कोने पे फेंक दिया, क्योंकि काजी और कयूद खुद मुद्दई नहीं हो सकता। जब खुद मुद्दई होगा तो काजी और कयूद कोई और होगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत है जो आपका है, ना ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, ना ये लीगल जूरिस्प्रूडेंस चलें का सर, वो कॉन्सेप्ट गलत करें तो है। आप ये लोग फिर नई इसे इख्तिराह काउंटर है, कैसे नई करेंगे? इख्तिराह है कोई। सॉरी, मैंने कहा काउंटर अली रिपीट भाई करेंगे कैसे कुछ? करेंगे इसे फिर? सर हो जाएगा काउंटर, ये लोगों ने इनको बुड़गस निकाल देना है। आपको ये बता रहा हूँ, मेरे अल्फाज याद रखिएगा। जिस तरह ये महंगाई कर रहे हैं, अभी ज़ैफर साहब महंगाई के ऊपर बड़ी तफसील से चीजें बता ठीक। रहे थे। यार मुझे ये तो बता देना कि आपके एक मिनिस्टर कहता है कि जी 28 दिन का रिजर्व है हमारे पास, और सारी दुनिया में 5% लेवी लगती है, सारी दुनिया में आपके लेफ्ट राइट मुल्क जितने भी हैं, और आपने 20% लेवी लगा के पाकिस्तान की तारीख की 78 साल में सबसे पहले ज्यादा महंगाई करके 55% आपने 55 रुपए आपने पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया। ऑन द अदर साइड आपकी इकोनॉमी, जंग तो अभी शुरू हुई ना, 1 महीना हुआ, 4 साल की पोजीशन तो बता दें। आपका अपना जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहता है कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही भाई? नहीं आ रही। आप तो बड़े फिलोसफर हैं, अलामा हैं, आप तो नस्ल दर नस्ल ठीक। चलते आ रहे हैं इक़्तिदार के अंदर, 3-3 नस्लें हो चुकी हैं। तो आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना ये
कि भाई मैं तो उज़ैफर कहता हूँ साहब, आपकी 45 उज़ैफर से साहब, ज्यादा ये इकोनॉमी का multinational इकोनॉमी company का भी चलेंगी, मुझे सवाल पूरा रखेंगे, करने लेकिन दें, इससे मुझे पहले पूरा करने दें। इस 45 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनी चलेंगी, रेवल ब्रदर्स चला गया, जॉनसन एंड जॉनसन चला गया, टेलीनॉर चला गया, शेल चला गया, आपके लॉरेंसपुर चला ठीक, गया, आपके लोकल 200 इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं। मैं ये सारी मुझे चीजें हुज़ैफा साहब मुझे के $1 सामने बता रखूंगा, दें, लेकिन एक और $1 बड़ा बता दें जरूर जो 4 साल में पाकिस्तान में रेमिटेंस और IMF के पैसों के अलावा आया हो। ठीक $1 ठीक बता दें। ठीक हुज़ैफा साहब, एक और बड़ा जो ज़रूरी इशू है, बुशरा बीबी की आंख भी ख़राब हो रही है। इससे काबिल जो है इमरान खान साहब जो है उनको इलाज के लिए आप बाहर लाते रहे, पिम से उनका इलाज होता रहा, तो इनके बारे में क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा? आप समझते हैं कि कोई ना कोई रिलीफ आइंदा आने वाले दिनों में, चूंकि खातून है, खातून के केसेस ऑलरेडी कोर्ट में जुरिस्प्रूडेंस मौजूद है, उनको मिल सकता है? आप क्या समझते हैं इसमें? और दूसरा, क्या मुलाकात करवाई जाएगी? जी बहुत शुक्रिया जैसा साहब। एक तो सोए हुए बच्चे का मुंह तो कोई नहीं चूमता। बारी तरीके से आपकी बेगम साहिबा जो है वो कोर्ट में जाए, जो कोर्ट उन्हें रिलीफ देगी हम उसको फॉलो करेंगे। लेकिन अगर वो कोर्ट में नहीं जाती हैं और डॉक्टर हमें बताता है कि इन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, बिल्कुल करेंगे। जो उनका बेहतरीन इलाज कराना है वो कराएंगे। अगर हॉस्पिटल शिफ्ट करने की नौबत नहीं आती और जेल के हॉस्पिटल में ही या डॉक्टर वहीं आकर देख लेते हैं, तो उनकी तबीयत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ये नहीं कि बानी तहरीक इंसाफ की बीवी है, कोई भी कैदी हो, गो सजा याफ्ता हो या वो मुलजिम हो, तो बानी तहरीक इंसाफ की बेगम साहिबा हैं, खातून हैं, बिल्कुल कानून के अंदर जो है एक बड़ा नरम गोशा रखा जाता है औरत के मामले में। तो ज़ाहिर है हम खुद से तो नहीं कह सकते, फिर ये आपको पता है बयानियाँ बनाएँगे, हमें तो ज़रूरत नहीं थी, उन्हें बिल्कुल जो है वो एक बहुत बड़ी वॉरियर बनाकर पेश करेंगे। ये मेडिकल ग्राउंड के ऊपर जाएँ, साबका कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं और प्रेसिडेंट्स सेट किए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बेल मैटर्स के अंदर, खास तौर पे अगर कोई औरत कन्विक्टेड भी है, 302 के अंदर रिलीफ मिल जाता है, तो ये बिल्कुल जाएँ। आपको हमारा कंडक्ट भी नज़र आ जाएगा कि हमारा कंडक्ट क्या है, एक औरत के मामले पे हुकूमत क्या अपनी राय रखती है, और इनका भी पता चल जाएगा। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि मुज़ाकरात का मामला है तो कहें नहीं हमारा बंदा कोई नहीं होगा, चकदई करेगा, ताकि अगर मुज़ाकरात को डिसोन भी करना तो हम जब मर्ज़ी कर दें। अगर आपको रिलीफ चाहिए बुशरा बीबी के लिए कि वो खातून है, तो हुकूमत खुद कर दे, तो आप अदालत जाएँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और जो हम कर सके वो करेंगे जी। आप अली साहब कमेटियों में वापस आएंगे? कोई कौमी हुकूमत की भी बातें चल रही थी, इन लोगों के साथ बैठेंगे, हाथ मिलाएंगे, क्या करेंगे आप लोग? देखिए यार, 10:30 तो ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही। प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए ना। नेशनल हुकूमत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है, कोई नहीं, उसका प्रोविजन है ही नहीं, तो आप कैसे कर सकते हैं? ये ओवर एंड अबव इन्होंने बहुत काम किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो देखते हैं आगे क्या होता है। दूसरी बात यह है कि हम कमेटी से बैठे या ना बैठे, ये सारी चीजों का फैसला इमरान खान साहब ने करना है। 4 महीने से तो किसी बंदा बशर की उनसे मुलाकात नहीं हुई, अकेले हैं, वो बीमार है, वो तो उनसे हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं, हम उनकी पार्टी के एक रुकन है। तो बात यह है कि उनकी मर्जी के बगैर, उनकी इजाजत के बगैर कैसे हो सकता है? टिकट हमें वो देते हैं, इलेक्शन हमें वो लड़ाते हैं, वोट हम उनके नाम पे लेते हैं। आपके प्रोग्राम में हम बैठे हैं इसलिए कि अली बुखारी के सर पे इमरान खान साहब का हाथ है। ये अभी हुज़ैफा साहब मुझे कह दें कि जी मरियम साहिबा के, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बगैर यहाँ पर मैं कोई फैसला करके चला जाता हूँ, मैं देख लूंगा इनका पार्टी में सर्वाइवल कैसे है। ये तो एक नेचुरल बात है ना, इसको आप डिनाई तो नहीं कर सकते कि पार्टी लीडरशिप के बगैर आप कहें जी कि जो मर्जी कर लें। आप शाह नहीं, महमूद मैं कुरैशी एक साहब बात जेल आपको में है, इसमें ऐड कर चीमा दूं, साहब जेल में है, मैं बीच डॉक्टर में साहबा बोलता जेल नहीं में हूं, है। नहीं तो बात नहीं, यह मैं एक बात इसमें ऐड कर दूं कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मियां साहब, मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या मरियम साहब तीनों जेल में होते, जो कि एक स्टेज आई थी, वो तीनों जेल में थे और मुलाकातें आपने 3 महीने होने नहीं दी थी। मेरी कई दफा मुलाकात की दरखास्त आप लोगों ने टर्न डाउन की। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आजम नजीर तारड़ साहब को मुलाकात की परमिशन होती थी, तो मियां नवाज शरीफ ने अंदर से पैगाम भिजवाया कि बाहर सबसे सीनियर आदमी से ख्वाजा आसिफ मौजूद है, ये इंतजार नहीं करना कि मैं क्या लाइन देता हूं, जो वो मौजूदा हालात को देखते हुए सियासी फैसला करना चाहे वो कर सकते हैं। और मैं ये ऑन एयर आपको वर्ड दे रहा हूं कि अगर ऐसी सूरत पार्टी पे अल्लाह ना करे दोबारा कभी आए, तो मेरी पार्टी मुझे ये हक देती है कि मैं पार्टी के वसीदर मफाद में ऑन बिहाफ ऑफ मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ और मरियम साहिबा और हमजा शहबाज पार्टी के बेहतर मफाद में कोई बात करूं तो पार्टी उसे ओन ठीक करेगी। ये क्या तरीकेकार है कि आप कह रहे हैं पार्टी का लीडर अंदर है, सजा याफ्ता है, वो ठीक चेयरमैनशिप से हट गए हैं और उसी ठीक फैसले के नाते अली साहब, जिसमें वो खुद अली साहब अपील इसे जवाब दे करके रहा गए हूं। था, क्विकली रिस्पॉन्ड कर ले, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, देखिए, क्विकली बात बड़ी रिस्पॉन्ड सिंपल करें। सी जी है, जी बात बड़ी सिंपल सी है। हुज़ैफा साहब की बातें सुन, कहते हैं दूर के डोल सुहाने होते हैं। हुज़ैफा साहब हमारे भाई हैं, इनकी बातें कहने को तो बड़ी अच्छी, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे नहीं हुआ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने प्रोग्राम में नेक्स्ट टाइम कोर्ट लखपत जेल का रिकॉर्ड मंगाएंगे, जहाँ दिन को 100 बंदों के खाने होते थे और बिलावल भुट्टो जरदारी से लेके हर बंदों की उनसे मुलाकात होती थी। और मैं इसको एक्नॉलेज कर दूं अपना आर्गूमेंट, अरे भाई जब वो सजा याफ्ता हो के 4 हफ्तों के लिए बाहर गए थे और 4 साल लगाए थे, और यहाँ वज़ीर आज़म उनका भाई बैठा अदालत हुआ ने था, भेजा था, जो ठीक पीडीएम अदालत की ने रिलीफ गवर्नमेंट में, दिया था, जो पीडीएम की अदालत ने गवर्नमेंट में, उनकी सुन बेल लेना दी सर, थी। ठीक सर आप बात तो सुन लेना।
जैफर साहब। तो जब वो पीडीएम की सर, गवर्नमेंट थी तो यहाँ से सरकारी खर्चे पे हमारे पब्लिक एक्सचेकर के पैसे के ऊपर शहबाज शरीफ साहब पूरी काबीना लेकर लंदन जाते थे और मशवरे लेकर आते थे। आप कौन सी तेता मैंने की कहानियां चले सुना रहे हैं चले आपका जवाब भी आ गया। नाज़रीन, प्रोग्राम में इधर छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है डिफेंस एनालिस्ट अंजा साकिब साहिबा ने। बहुत शुक्रिया अंजा साहिबा हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? जो वजीर खारजा का चाइना का दौरा है, बड़ा अहम तस्वुर हो रहा है, और ऐसे हालात में जब आलमी जंग जो है एक उस तरफ एक कदम बढ़ाया जा रहा है, दूसरी जानिब जो इस्लामाबाद है उसे कंसिडर किया जा रहा है कि यहाँ पे डिप्लोमेटिक टॉक्स होंगी। आप क्या समझती हैं इस दौरे के क्या मकासद हैं, क्या आउटकम आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, दौरा किसी भी सूरत में रूटीन डिप्लोमेसी नहीं है, बल्कि एक हाईली स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट है जो इस वक्त के इंटेंस रीजनल और ग्लोबल वॉलेटिलिटी के दरमियान हो रहा है। इसाफदार का चाइना का दौरा वैंग यी की दावत पे ये क्लियर सिग्नल देता है कि इस्लामाबाद और बीजिंग अपनी स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन को इंटेंसिफाई कर रहे हैं, खासतौर पर मिडिल ईस्ट क्राइसिस, यूएन ईरान टेंशंस और इवॉल्विंग ग्लोबल अलाइनमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में। अब इस विजिट के सबसे इम्पोर्टेंट पहलू मेरी नजर में जियोपॉलिटिकल सिंक्रोनाइजेशन है। पाकिस्तान और चाइना का ये जो ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप है, ये सिर्फ रेटरिक नहीं बल्कि एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क है जहां दोनों मुल्क रीजनल और ग्लोबल इश्यूज पर लगातार कंसल्टेशन करते हैं। इस वक्त जब पाकिस्तान और यूएस और ईरान के दरमियान मीडिएशन में एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, चाइना के लिए ये जरूरी है कि वो इस्लामाबाद के थ्रू एक रियल टाइम डिप्लोमेटिक इंसाइट, रियल टाइम फीडर वो हासिल कर सके और अपनी पॉलिसी को अकॉर्डिंगली शेप करे। चाइना देखिए हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली मिडिल ईस्ट में डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट से बचकर चलता है, लेकिन अपनी जहां तक इन्वॉल्वमेंट है एनर्जी और इकोनॉमिक स्टेक्स की वजह से एस्केलेशन को कंट्रोल में रखना चाहता है। क्या चाइना वाकई बाकायदा तौर पर एक फरीक बनेगा? चूंकि सालिसी में पाकिस्तान का नाम आ रहा है, लेकिन जो ईरान है उसकी जानिब से कहा गया कि इंटरनेशनल गारंटीज चाहिए। डू यू थिंक सो कि मामला उस तरफ जा रहा है? जी देखिए, क्रिटिकल डायमेंशन ये कि यूएस चाइना का ना एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन तो है ही है। अगर चाइना पॉलिटिकली फरीक नहीं बनना चाहता, लेकिन इस पॉइंट पे तो जरूर बनने की कोशिश करेगा क्योंकि उसके अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। देखिए, आजकल के जो ग्लोबल सिस्टम में हर मेजर क्राइसिस एक ग्रेट पावर राइवलरी का एंगल भी रखता है। पाकिस्तान का चाइना के साथ एंगेजमेंट ये शो करता है कि इस्लामाबाद एक मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी शो कर रहा है, यानी वो सिर्फ एक ब्लॉक के साथ अलाइन नहीं कर रहा है। एक तरफ पाकिस्तान वॉशिंगटन के साथ फंक्शनल एंगेजमेंट मेंटेन करता है, खास तौर पर मीडिएशन के हवाले से, और दूसरी तरफ बीजिंग के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भी मजबूत कर रहा है। यहाँ बैलेंसिंग एक्ट जो है ना, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक रेलेवेंस को बढ़ा रहा है और उसके साथ साथ एक ब्रिज स्टेट बना रहा है, यानी कि जहाँ मुख्तलिफ पावर सेंटर्स के दरमियान एंगेजमेंट होती रहे। अच्छा, जो चाइना का एलिमेंट है ना, मैं आपको ये बताती हूँ कि वो जो डायमेंशन है इकोनॉमिक सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी का है, जहाँ सीपेक और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। रीजनल इंस्टेबिलिटी से, खास तौर पर ईरान और गल्फ के हवाले से, डायरेक्टली चाइना के एनर्जी रूट्स और इन्वेस्टमेंट्स अफेक्ट होते हैं। आप लोग क्या एक्सपेक्ट करें पाकिस्तान की जानिब से? जाहिर बात है कि ये इस विजिट को बड़ा एक कह सकते हैं कि बड़ी गहरी नज़र से देखा जा रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट तस्वुर हो रहा है। क्या चाइना जो है वो एक हमेशा से वो तनाज़ात से बचता आया है, क्या आप समझते हैं कि चाइना जो है एक बहुत एक्टिव रोल प्ले करने जा रहा है आइंदा आने वाले चंद दिनों में? उसकी वजूहत भी ये है कि मतलब अगर हम थोड़ा सा डॉट्स को कनेक्ट करें, 14-15 मई को जो ट्रंप का विजिट है वो चाइना में प्लान है। इसके साथ जो चाइना जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल आता है, चाइना की वो सप्लाई चेन जो है मुतासर हो रही है। इन सारी फैक्टर्स को देखते हुए अभी तक जो हमें नजर आया है, चाइना ने उस तरह से एक्टिवली रोल प्ले नहीं किया। आइंदा आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, डिप्लोमेसी में सिंबलिज्म भी मैसेजिंग का एक हिस्सा होती है, और यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया जा रहा है कि ना सिर्फ पाकिस्तान अपने आयरन ब्रदर के साथ एंगेजमेंट में किसी किस्म की डिले या हेजिटेशन अफोर्ड नहीं कर सकता, खास तौर पर इस सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल वक्त में, लेकिन फ्यूचर ट्रेजेक्टरी ये भी दिखा रहा है
कि चाइना की अपनी एक स्ट्रेटेजिक इन्वॉल्वमेंट, जिस तरह मैंने पहले भी मेंशन किया था कि एक ये जियोपॉलिटिकल रियलिटी है, सप्लाई चेन की रेजिलियंस यहाँ एस्टैब्लिश करना जरूरी है, एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कंटिन्यूटी। मैंने जिस तरह पहले आपको मेंशन किया कि चाइना इस चीज का पूरा पूरा लेवरेज लेगा कि किस तरह अभी निगोशिएशंस के अंदर ईरान ने यूएस को भी एक काउंटर निगोशिएशंस अपनी ऑफर्स रखी है, जिसके अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। उसके अलावा किस तरह से देखें, चाइना बीइंग पार्ट ऑफ दिस होल नेक्सस, इससे क्या है कि एक जो हम मल्टीपोलर वर्ल्ड में फंक्शन कर रहे हैं वो उसकी रियलिटी और ज्यादा शाया होती है। देखिए, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान इनहैंस्ड अगर डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन होगी तो ये एक स्ट्रॉन्गर ब्लॉक बनेगा ईरान और यूएस की क्राइसिस को डी एस्केलेट करने में। ठीक, बहुत बहुत तो शुक्रिया। definitely ये जो अंजा दौरा साकिब है हमारे ये- साथ मौजूद थी, अपनी राय का इजहार कर रही थी। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर खाकान नजीब ने, माहिर मुआशियात है। बहुत शुक्रिया खाकान साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। खाकान साहब, कल जो मीटिंग हुई उसमें चारों सूबों ने मुखालफत कर दी है लॉकडाउन के हवाले से। हुकूमत चाह रही थी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेकिन सूबों की रजामंदी नहीं है। कैसे देखते हैं आप इस सूरत हाल को? देखिए, एक तो ये है कि आई थिंक कन्वे नहीं कर पा रहे हम और कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे लोगों को द एक्सटेंट ऑफ द ग्लोबल ऑयल शॉक दैट द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू। ये मैं इसलिए महसूस करता हूँ कि अभी भी लोगों ने अपना तर्ज जिंदगी, यानी कि जो बिहेवियर है टुवर्ड्स दिस, उस तरह तब्दील नहीं किया। और लोग शायद ये समझते हैं कि अगर फ्राइडे को ऑफ दिया गया है तो दे कैन have the same activity, the same number of trips, the same number of commercial outlets, weddings, get-togethers at restaurants. So एक तो तर्ज़े ज़िंदगी प्लस एनर्जी एफिशिएंसी पे जाना, मतलब ये सब काम ये डे 2 पे कर लेना चाहिए था। शॉर्ट ऑफ द लॉकडाउन पहले बात कर लें कि जो करना था डिमांड मैनेजमेंट, यानी कि हाईली मैनेज डिमांड इन दोज 4 days, और उन 3 दिन जो छुट्टी के हों उनमें लोगों को कन्वे करना कि आप अपने सारे डिस्क्रिशनरी ट्रिप्स जो हैं उनको बंद कर दें। अब मतलब ये भी नहीं हम कर पाए। आई एम लिटिल अनकंफर्टेबल विद द वे द नेशन हैज नॉट बीन एबल टू चेंज देयर वर्किंग पैटर्न्स, देयर मोबिलिटी मैनेजमेंट, एनर्जी एफिशिएंसी एज अ होल, और जिसको आप कहेंगे पब्लिक बिहेवियर टुवर्ड्स हाउ थिंग्स आर। अब इससे आगे चलें, प्राइस पास थ्रू एक सिग्नल होता है। मेरे ख्याल है 127 अरब की सब्सिडी जमा करने की बजाय एक तो हम अभी भी पेट्रोलियम को सब्सिडाइज कर रहे हैं, सब्सिडाइज लोगों को करना था। सब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हुकूमत तो चाह रही है लेकिन अवाम में आप कहते हैं कि वो अवेयरनेस नहीं आई है। देखिए, अवाम का एक फैक्टर है, बट अगर अवाम में वो अवेयरनेस नहीं है फिर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि किसी तरह से उन्होंने कोप अप करना है सूरत हाल को। अगर सूबे ही रजामंद नहीं होंगे तो विफाक फिर किस तरह से लॉकडाउन इम्पोज करेगा डिस्पाइट ऑफ देयर इंटेंशन कि वो लॉकडाउन करना चाहते हैं। तो अभी लॉकडाउन से शॉर्ट ऑफ लॉकडाउन जो है वो अगर सारे काम हम कंप्लीट कर लें तो ज़रूर लॉकडाउन पे जाए, जिसका मतलब है कि अथॉरिटीज़ ने खुद जो कंजर्वेशन पॉलिसीज़ देनी थी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो पब्लिक सेक्टर में हो, वो ज़रूर देनी चाहिए थी। ऑल्टरनेटिव प्राइवेट सेक्टर जिसे कहते हैं कार एक्सेस, रोड एक्सेस, आप यही कर देते ना कि वो जो 3 दिन है, एक दिन इवन नंबर ऑफ कार्स, एक दिन ऑड नंबर ऑफ कार्स, आप थोड़ा सा राशनिंग शुरू कर दें पेट्रोल की, कि आप डिजिटाइज कर दें कि कंबर ने अगर आज भरवा लिया है तो नेक्स्ट वीक में जाके 15 लीटर दोबारा भरवा लें। कहीं तो आपको कोई कदगन लगानी चाहिए थी और सिग्नल करना चाहिए था। खाकान साहब, ये आपने फॉर इंस्टेंस हमने ये कम्युनिकेट कर दिया, इसके लिए प्रोटोकॉल्स भी हम अपनाएंगे कि जो कुछ करना है, लेकिन टॉकिंग अबाउट द बिहेवियर ऑफ द गवर्नमेंट, अगर 11 अरब का जहाज और तकरीबन जो रिपोर्ट आई है इसके मुताबिक 36 करोड़ रुपए की आपकी जो है 36 से 40 करोड़ की आपका फ्यूल जो है वो यूज़ होगा, जो सरकारी गाड़ियों में यूज़ होगा। हम ये क्लेम करते रहे कि हमने सरकारी गाड़ियां बंद कर दी हैं, तो फिर सर 2 महीने के अंदर अगर आपका इतना बिल बन रहा है, फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो लोग हैं वो इसको फॉलो करेंगे और लोग भी वही प्रिवेंटिव मेजर्स करेंगे जो कि हुकूमत उनको सजेस्ट कर रही है? तो एक तो फिर देखें ना कि इन चीज़ों से क्या सीखा। जब मैं गवर्नमेंट में था तो मैंने एक रिफॉर्म गवर्नमेंट के सामने रखा, और वो रिफॉर्म ये था कि गाड़ियों को मोनेटाइज कर दें, जिसका मतलब ये है कि गाड़ियां बंद कर दें, गाड़ियां रखें ही नहीं बिल्कुल, और जिसने आना है रिक्शे पे आ जाए, मर्सिडीज पे आ जाए,
उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट देते हैं हम, और हमने मोनेटाइजेशन 20, 21, 22 ग्रेड की भी शुरू भी कर दी थी। सो लेसन यही है कि इतना कंट्रोल शायद नहीं किया जा सकता। हुकूमत ने कहा है कि 60% गाड़ियां ग्राउंड कर दें, पेट्रोल के बिल कम कर दें, कुछ लोगों की तनख्वाहें काट दें। ये ऑप्टिक्स के लिए तो अच्छा हो सकता है, इसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन और सेविंग इज समथिंग वेरी डिफरेंट। सो लॉन्ग टर्म में फिर सीख लिया, आज ये गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि हम अगले माह से मोनेटाइज कर रहे हैं एंड द कार्स विल ऑल बी सोल्ड। मैं हमेशा कहता हूं कि हार्ड रिफॉर्म इस चीज को कहते हैं। खाकान साहब, इस सारे मामले में हुकूमत भी एक मुश्किल का शिकार है। जाहिर बात है कि जब वो ऑयल प्राइसेस को इंक्रीज करती है तो वो फिर अपनी पॉपुलेशन की तरफ भी देखती है, जिसमें 44% जो है वो गुर्बत की सतह से नीचे की ज़िंदगी गुजारी है। 2 टाइम का खाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। फिर जब वो सब्सिडाइज करती है तो फिर करंट अकाउंट डेफिसिट को देखती है, जो कि मुसलसल गिरावट का शिकार हो रहा है क्योंकि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। हमें किस तरह से इस पर बैलेंस करना है? क्या ये सब्सिडी 129 अरब मिलनी चाहिए थी, नहीं मिलनी चाहिए थी? एनर्जी वाहिद हल इसका क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन है और सिर्फ इसके बगैर कोई हल हमारे पास मौजूद नहीं है। So we subsidize people and not petrol. Currently we are subsidizing petrol. The way to go about is कि let the prices largely reflect reality. कुछ general subsidy रख सकते हैं. Support vulnerable households directly. पाकिस्तान का national socio-economic registry का data, because I was involved जब हमने ये सारा काम किया, 10 से 30 मिलियन हाउसहोल्ड्स, जो 44% आपने वर्ल्ड बैंक का नंबर कोट किया, या हुकूमत का अपना नंबर 29% एब्जेक्ट पॉवर्टी का नंबर, तो उनके घरों तक जरूर जाएं। 2 व्हीलर्स, रिक्शास, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और डीजल, ये जरूर काम करें, इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती। इनको ब्लैंकेट सब्सिडी देने की बजाय पूरे पाकिस्तान को आप टारगेटेड सब्सिडी में जाएं, IMF भी कुछ नहीं करेगा। प्रोटेक्ट पब्लिक फाइनेंसेस बाय नॉट फुटिंग अ बिल ऑफ 50 to 70 बिलियन, बल्कि 20 बिलियन, एंड दैट्स फाइन। और ये पैसे हमने कुछ इमरजेंसी फंड्स में भी रखे हुए हैं, कुछ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में 1468 अरब रुपया जमा होने जा रहे हैं, वहां से ले सकते हैं। और कुछ जारी अखराजात बियॉन्ड जो हमने बात की किस तरह कम करने हैं, एक तरीका ये होता है, और ये अथॉरिटीज जानती हैं बहुत अच्छे से, कि पाकिस्तान की जो 4 सूबाई हुकूमतें और एक फेडरल गवर्नमेंट है, उनके जो फाइनेंस डिविजन्स हैं वो एक OM जारी कर सकते हैं कि अगले अप्रैल मई जून 3 माह में, बल्कि वो मार्च के शुरू में ही कर देते जब ये जंग हुई थी, तो 4 माह में वो क्या कटौती ERE बजट जो कि रिकरिंग बजट होता है उस पे करना चाहते हैं इन जगहों पे, तो आपके ये जो पैसे थे बड़ी क्लियरली बच जाते। सो ऑप्टिक्स के बियॉन्ड चले जाते। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि अब भी वक्त है, इस जंग का जो इम्पैक्ट है रेमिटेंसेस के थ्रू भी आएगा, ऑयल प्राइसेस के थ्रू भी आएगा, ग्रोथ के स्लो होने के थ्रू भी आएगा, इन्फ्लेशन के बढ़ने के थ्रू भी आएगा, टैक्सेस की कलेक्शन पे भी एक इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, इस सारे में अभी एक लोगों के अंदर, मतलब हुकूमत में भी और लोगों में भी ये ख्याल भी प्रिवलेंट कर रहा है कि जो हमारी शिप्स हैं वो तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर जाती हैं, हमारे तक तेल की जो सप्लाई है वो बंद नहीं होने लगी क्योंकि ईरान हमारा दोस्त है। तो ये जो कॉन्सेप्शन है, इस हवाले से क्या कहते हैं आप? हुकूमत ने कल जो फिगर्स सामने रखे हैं उसमें 23-24 दिन के डीजल रिजर्व्स हैं। ये रिजर्व्स भी नहीं है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स इज समथिंग वेरी डिफरेंट। जापान कैरीज 254 डेज, इंडिया 70-80 कैरी कर रहा था दिन। ये इन द वर्क्स जो डीजल है वो है, क्रूड 11 दिन का है। जो नया खरीद रहे हैं, फ्लैट्स की कीमत दुबई जो आपको लगती है $124 पर बैरल की लग रही है। तो इसको समझिए, वॉर से पहले $70 बैरल था। फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये जो तेल है अगर मिल भी जाए आपको, तो उस कीमत उस भाव पे मिल रहा है जो बैरूनी खसारे को भी और अंदरूनी खसारे को भी और एक्सचेंज रेट को भी प्रेशराइज कर रहा है। दूसरी बात, गैस मिल नहीं रही। सो 9 से 10 कार्गो जो बंद हुए हैं, तो बिजली की लोड शेडिंग जो है या बिजली की एफिशिएंसी बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि 10 से 20% बिजली आज भी LNG पे बन रही है, जिसकी 700 MMCFD 900 MMCFD की शॉर्टफॉल जो है वो होती दिखाई दे रही है। फूड प्राइसेस, फर्टिलाइजर को गैस देनी जरूरी है, सो वहां से बचानी जरूरी है। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजर अभी भी पाकिस्तान में सस्ता है, दुनिया में 30 से 50% की कीमत बढ़ गई है। ये है आज की इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो आपको करनी चाहिए। आपने पूछा कि क्या डिमांड ही सबसे बड़ा मेजर है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज के लिए
IEA जिसको आप कहते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उसने बड़ी क्लियरली हमारे सामने वो मेजर्स रख दिए हैं जो उन ममालिक को करने चाहिए जो ऑयल इंपोर्टिंग को, पाकिस्तान को भी उनको फुली तौर पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हम IMF को किस तरह से डील करें? 15.6 ट्रिलियन का जो हमारा टारगेट है टैक्स कलेक्शन का, क्या आप समझते हैं कि ऐसे खसूसी हालात में IMF से हमें रिलैक्सेशन डिमांड करनी चाहिए? पॉसिबल नहीं है इस टारगेट को अचीव करना। और दूसरा कि करंट अकाउंट डेफिसिट तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जब हम फ्यूल इंपोर्ट करेंगे उसकी प्राइसेस ज़्यादा होंगी, डॉलर्स जाएंगे तो हम तो डेफिसिट में आएंगे। तो किस तरह से कोप अप करना है इसे? जब अभी ये मिडल ईस्ट की वॉर नहीं हुई थी तो मैं IMF पे एक सेमिनार में गुफ्तगू कर रहा था और मैंने तब कहा था कि पाकिस्तान को, और मैंने ये बिजनेस रिकॉर्डर में मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि एक आर्टिकल लिखा है रीकन्फिगरिंग द IMF एंगेजमेंट। मैं इस पे बड़ा क्लियर हूँ कि पाकिस्तान अगर रीकन्फिगर नहीं करेगा अपनी IMF एंगेजमेंट, और इसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि यू नीड अ टीम ऑफ वेरी वेरी स्मार्ट फिस्कल इकोनॉमिस्ट्स, एनर्जी इकोनॉमिस्ट्स, मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट्स, जो जाकर फंड के साथ ये निगोशिएट कर सकें कि इस वक्त अगर आप 54% कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में पाकिस्तान को रखेंगे तो सुपर टैक्स खत्म किए बगैर बात नहीं बनेगी। अगर आप इस वक्त इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड इनकम पे टैक्स करते रहेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। पाकिस्तान को इस वक्त अगले बजट में बहुत ही ज़रूरी हो गया है ये जो 15,600 अरब का टारगेट, मुझे नहीं पता, मैं इस पे तब तक कमेंट नहीं करूंगा जब तक मैं देख नहीं लेता MEFP डॉक्यूमेंट और उसमें फिगर्स क्या हैं। बट अगर ये मैं मान तो ये तकरीबन 15 से 20% की ग्रोथ अगले साल मांग रहा है। इसका मतलब है कि अगर मेरी नॉमिनल ग्रोथ 10%, 12% हो तो मुझे 8% के नए टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। मेरा नहीं ख्याल ऐसा मुमकिन है, जबकि मैं ये समझता हूँ कि ये पूरा जो फिस्कल फ्रेमवर्क है इसको एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट से सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। फिलहाल इतना ही। कमर जैदी को इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।